नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज फिर से द हिंदू के एडिटोरियल के साथ आया हूँ। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं और आज का जो एडिटोरियल का टॉपिक है वो ये है कि नो मिनिस्टर द ट्रेड एग्रीमेंट विच इज़ फ्लॉड। तो इसमें थोड़ा राइटर जो हैं वो थोड़ी नाराज़ हैं कि जो स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर्स दे रहे हैं ट्रेड एग्रीमेंट को लेके उससे वो खुश नहीं है और वो बहुत हद तक इस बात से सहमत नहीं है कि जो बोल रहे हैं वो सच है। एक्चुअली ये सब कहानी निकल के आ रही है कि हमारे एक बहुत ही जो बड़े वहदे पे हैं, जो कि बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक स्पीच दी और उस स्पीच से जो चीज़ें निकल के आई उसमें यही थी कि ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए हम इससे बाहर आ गए। तो राइटर इसी बात को क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रही है कि नहीं, ट्रेड एग्रीमेंट गलत नहीं था, ट्रेड एग्रीमेंट सही था, आप लोगों की पॉलिसी गलत थी। तो जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी पॉलिसी का नतीजा है, न कि ट्रेड एग्रीमेंट का। आप ट्रेड एग्रीमेंट का बहाना बना के अपनी पॉलिसी को नहीं छुपा सकते। तो पूरी जो आर्टिकल है उसमें यही चीज़ें चलेंगी कि धीरे धीरे राइटर एक एक करके गिनाएंगी सारी जो गवर्नमेंट रही है पिछले 2-3 टेन्योर में कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की, इस वजह से हम आज इस हालत में पहुँचे हैं, न कि ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइटर कैसे इनको बताती हैं कि आप लोग किस तरह से गलत हो, आपने किस तरह से गलती की है। राइटर पूजा मेहरा जी हैं, तो इनकी बातों को एक एक करके देखते हैं और इस आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कहानी होती है कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इन्होंने एक स्पीच दी नवंबर 16 को। उसमें उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, इन सारी चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रेड एग्रीमेंट, ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ है। हम उस हालत में नहीं पहुंच पाए जहाँ पे हमें होना चाहिए था। हम इससे बेहतर कंडीशन में हो सकते अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं रहा होता तो इसको बोल रहे हैं कि अगर आप पूरी ईमानदारी से इस अपनी बातों को देखेंगे तो आपको पाएंगे कि हमारी जो इकोनॉमिक सक्सेस है उसमें इंडिया ने काफ़ी कुछ पे किया है, काफ़ी कुछ इंडिया को पे करना पड़ा इस इकोनॉमिक सक्सेस की वजह से के लिए। इसमें वो और आगे गिना रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्पेशली ट्रेड का जो इवोल्यूशन हुआ है इसमें हमें काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है, काफ़ी चीज़ें हमें पे करनी पड़ी है। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट चैलेंज बढ़े हैं हमारे, ये सब ट्रेड की वजह से हुआ है। ट्रेड बढ़ा है, इस वजह से सब चीज़ें बढ़ी हैं। इसमें आगे बोल रहे हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से ओवर डिपेंडेंट हुए हम इंपोर्ट पे, हम इंपोर्ट ज़्यादा करने लगे, एक्सपोर्ट कम करने लगे, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की वजह से सारे देश हमारे यहाँ डंपिंग करने लगे और हम चीज़ों को ख़रीदने लगे, हमें वो आसान पड़ने लगा। एक्चुअली हमारी जो प्रॉब्लम है वो है कि हम प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट कर जाते हैं। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पूरी तरह से बैठ गया है, उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसने मेक इन इंडिया का प्रोविज़न शुरू किया। उससे पहले हम मेड इन इंडिया ही देखते थे, तो मेक इन इंडिया हमारे पास नहीं था। हमने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया, लेकिन अभी भी हम उस मुकाम पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सके चीज़ों को। हम अभी भी चीज़ों को कॉपी पेस्ट में विश्वास रखते, कहीं से लाए, बनाया, उस पर टैग लगाया और बेच दिया। तो इस वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी पिछड़ा हुआ है और उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ और हम दूसरे देशों के इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड हो गए। क्या हम वहाँ से इंपोर्ट करके लाते हैं और बस चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं या अपने यहाँ बेच देते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुए, ऐसा जयशंकर जी ने बोला है। तो अब आगे राइटर बोल रही हैं कि हो सकता है मिनिस्टर जो बोल रहे हैं कुछ हद तक सही हो सकता है, मैं उस बात से इतराज़ नहीं करती, हो सकता है चीज़ें सही हो। इसमें जो ट्रेड है उसने डिलीवर किया हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री में भी,
लेकिन इसके अलावा ये भी है कि इंडिया का जो रिकॉर्ड है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कैन नॉट बी डिसमिस, इससे आप डिसमिस नहीं कर सकते, इसे आप मना नहीं कर सकते कि जो हमारा एक्सपोर्ट की वजह से जो ग्रोथ हुआ है वो कम हुआ है या उससे इंडिया को फ़ायदा नहीं हुआ। एक्सपोर्ट से हमें ज़रूर फ़ायदा हुआ है। 1995 से लेकर 2018 तक के बीच की बात कर रहे हैं, उसमें इंडिया जो है ओवरऑल एक्सपोर्ट जो था इसका उसका ग्रोथ था 13.4% एनुअली। हम 13.4% एनुअली एक्सपोर्ट करते थे उस समय। उसमें इंडिया 3rd पोजीशन पे था एमंग 50 टॉप एक्सपोर्टर, जो 50 एक्सपोर्टर थे सबसे बड़े, उसमें इंडिया की पोजीशन 3री थी। तो सोचिए हम कितना अच्छा एक्सपोर्ट करते थे 1995 से लेके 2018 तक। आगे क्या था, नियरली ट्वाइस द वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ, जो वर्ल्ड की पूरी एवरेज ग्रोथ थी उसकी हमारी दुगनी ग्रोथ थी, यानी डबल ग्रोथ हम कर रहे थे। हम थोड़े से पीछे थे चाइना से, चाइना 15% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा था, हम उससे थोड़ा पीछे थे, लेकिन बाकी लोगों से हम बहुत अच्छे थे। तो ये सब हमारे एक्सपोर्ट ग्रोथ का नतीजा था। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि हमने एक्सपोर्ट कम किया और इस वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं। और आगे वो बोले हैं कि जो मिनिस्टर ने पॉइंट किया है, उन्होंने बोला है कि परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट्स ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस रिलेटेड टू इंडिया पोटेंशियल। तो जो परफॉर्मेंस था हमारा बहुत ही लिमिटेड था इंडिया के पोटेंशियल के हिसाब से। ये जो गैप था दिस गैप विद द पोटेंशियल प्रेजेंट्स द रियल चैलेंजेस। ये जो गैप था यही रियल चैलेंज क्रिएट कर रहा था, इस वजह से रियल चैलेंज बना था। इट इज़ ट्रू दैट डिस्पाइट द एविडेंस सक्सेस, ये सच है कुछ हद तक अगर कुछ एविडेंस सक्सेस की बात की जाए तो, लेकिन इंडिया इज़ नॉट ए बिग एक्सपोर्ट ऑन द ग्लोबल स्केल। ग्लोबल स्केल पे हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर नहीं रहे हैं। हाँ, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट रहा है 1.7% रहा है, थोड़ा सा कम था वियतनाम से। वियतनाम 1.75% का एक्सपोर्ट कर रहा था, हम उससे थोड़े कम कर रहे थे। आगे क्या, स्ट्रॉन्ग रूपी अप्रोच, जो हमारा रुपये का अप्रोच था हमने उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। इसमें क्या हुआ, इसमें इंडिया का जो ब्लेम है कि बिलो पोटेंशियल ग्रोथ कैन क्रेडिटेड टू द ट्रेड एग्रीमेंट। क्या इंडिया जो ब्लेम कर रहा है कि इसका जो पोटेंशियल ग्रोथ था वो ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से कम हो गया, इस तरह का इंडिया ब्लेम कर रहा है। लेकिन क्या जो जयशंकर जी बोल रहे हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ था वो अभी कुछ दिनों में अपना मोमेंटम खोया है, तो ये कहाँ तक सही है, इस बारे में बात की जा रही है। तो क्लेम ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग रूपी का अप्रोच अपनाया। इसमें जो इसका जो सबसे बड़ा कारण हुआ वो ये हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट स्लो हो गया। जब हमने स्ट्रॉन्ग रुपीज़ की बात की तो इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हमारा एक्सपोर्ट हुआ और पूरी तरह से स्लो हो गया। अब जो कि हम एक्सपोर्ट में बहुत अच्छे थे, अब दूसरे और तीसरे नंबर पर हुआ करते थे, हम घटने लगे धीरे धीरे, हमारी चीज़ें बिगड़ने लगी। अभी जो इसका रियल एक्सचेंज रेट था वो लगभग 20% था 2014 में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दिस इज़ नॉट ए सब्सिडी गिवन बाय अदर कंट्री टू देयर एक्सपोर्टर। ये दूसरे कंट्री के द्वारा उनके एक्सपोर्टर को सब्सिडी नहीं दी गई, बट इट इज़ द फैक्ट दैट द सब्सिडी गिवन बाय मोदी गवर्नमेंट टू द एक्सपोर्टर ऑफ अदर कंट्री। लेकिन फैक्ट ये था कि ये सब सब्सिडी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई दूसरी कंट्री के एक्सपोर्टर को, ये फैक्ट था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे अब कुछ इंपोर्ट की बात की गई कि अगर इंपोर्ट की बात करें सच एज हॉलीडे और एजुकेशनल ओवरसीज़, इसमें हमारा इंपोर्ट बढ़ा है, इसमें हम जंप किए। क्यों जंप किए, क्योंकि हमारे लिए अफोर्डेबल था। हमारे लिए दूसरी जगह पे जाके पैसे खर्च करना ज़्यादा आसान था ना कि अपनी जगह पे खर्च करना। हमारे लिए दूसरी जगह पे एजुकेशन लेना ज़्यादा आसान था, वो ज़्यादा अफोर्डेबल था, इसलिए हमारे एजुकेशन के लिए हमारे लोग दूसरे शहरों में गए, दूसरे देशों में गए, क्योंकि वो अफोर्डेबल था, इस वजह से किए। तो ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा अफोर्डेबल थी। अब आगे हो रहा है कि ये जो बिजनेस रिलेटिव इश्यूज़ है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का, वो बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो गई इंडियन एक्सपोर्ट का। इंडियन जो एक्सपोर्टर्स थे वो बहुत हद तक कमज़ोर पड़े, इसमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दूसरों की अपेक्षा। हमारे इसमें कारण हमारे लोग थे। हमारे लोगों ने क्या किया कि
वो चीज़ों को दूसरी जगह से बने बनाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लाते थे और उसको अपने यहाँ यूज़ करके चीज़ों को बना के दूसरे यहाँ भेज देते थे। जैसे मेडिकल के क्षेत्र में ले लो, हम रॉ मटेरियल चाइना से लाते हैं, उसको फिर यहाँ अपने यहाँ रेडी करके मेडिसिन बनाते हैं, बना के दूसरे देशों में मेडिसिन भेज देते हैं। तो ये हमें ज़्यादा आसान पड़ता है, जबकि उस रॉ मटेरियल को हमारे यहाँ बनाना काफ़ी महंगा पड़ता है। अब इसमें क्या हुआ कि हमारे लोगों ने काफ़ी फ्रॉड किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिससे हमारा नाम बदनाम हुआ और हम एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी कुछ हद तक बदनाम हो गए। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल की जो कंपनियां थी उसने कुछ हद तक फ्रॉड कर दिया, इस वजह से हमारा नाम उसमें भी ख़राब हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हम चीज़ों को दूसरी जगह से लाते थे। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। हम दूसरे यहाँ से खरीद के लाते हैं, अपने यहाँ बनाते हैं, फिर बेच देते हैं। अगर वो रॉ मटेरियल हमें चाइना नहीं देता है तो हम मेडिसिन नहीं बना पाते, या जो मेडिसिन बनाएंगे अपने यहाँ वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगी। तो ये एक इशू था हमारे यहाँ, इस वजह से हमारा एक्सपोर्ट और ख़राब हो रहा था। अब इन सब चीज़ों के लिए आप ट्रेड एग्रीमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि ट्रेड एग्रीमेंट ख़राब है इसलिए हमारी मेडिसिन अच्छे से नहीं बिक रही है। नहीं, हमने गलती की है, हमारी गलती है, हम अपनी गलती के लिए ट्रेड एग्रीमेंट को क्यों ब्लेम ठहरा रहे हैं? तो राइटर इस तरह से अपनी बातों को काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं। वो आगे बोल रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देखिए क्या हुआ। मिनिस्टर ने बोला है कि मिनिस्टर डज नॉट गेट इज क्वाइट एज द राइट ऑन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वो नहीं बोल सकते कि वो पूरी तरह से सही है। आगे क्या हुआ था कि 1995 से 2018 के बीच में क्या था, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट था वो एवरेज 12.1% चल रहा था, नियरली ट्वाइस द वर्ल्ड एवरेज। जो वर्ल्ड का एवरेज था उसका लगभग डबल था, 12.1%। ये हमारा एक्सपोर्ट था मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। ये जो था तीसरा बेस्ट, वर्ल्ड का सबसे तीसरा बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा था, सरपास्ड ओनली बाय चाइना एंड वियतनाम। हमारे आगे सिर्फ दो ही लोग थे, एक चाइना था और वियतनाम था, तीसरे हम थे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। ये 1995 से 2018 तक की बात हो रही है। आगे क्या हुआ, ये इवन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द स्लोइंग ग्लोबल ट्रेड पोस्ट 2012 सिचुएशन देखो, जब सब चीज़ स्लो हो गया था, ग्लोब ट्रेड पूरी तरह से एकदम फ्लैट पड़ गया था, चीज़ें बिल्कुल रुक गई थी, उसमें भी इंडिया का जो एक्सपोर्टिंग ग्रोथ था वो 3% के रेट से चल रहा था। उसमें भी हम ग्रोथ कर रहे थे, यानी हमारे एक्सपोर्ट के फील्ड में हम कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे थे, जबकि ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से फ्लैट पड़ गया था, फिर भी हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ कर रहा था। तो हम बेहतर कंडीशन में थे उस समय। ये सब चीज़ें थी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट था वो रैंक विद इन 10 एमंग द टॉप 50 मेजर एक्सपोर्टर। जो 50 मेजर एक्सपोर्टर हैं बड़े ऊपर वाले, उनमें हम 10 के अंदर थे, विद इन टॉप 10 थे, विद इन टॉप 10 में हम जा रहे थे, यानी 50 में पहले जो 10 थे उसके बीच में हमारा नंबर हुआ करता था। यानी हम इतनी बेहतर कंडीशन में थे 1995 से 2018 के बीच में। अब क्या हुआ, तो आगे क्वेश्चन कर रही है, कैन दिस बी कैरेक्टराइज द डीइंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज्ड बाय ट्रेड। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो कारण है वो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है ट्रेड का? जो चीज़ें बिगड़ी हैं या बिगड़ने वाली है वो सब डीइंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बिगड़ी है। आगे देखिए, इफ़ इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फाइंड इटसेल्फ क्राइसिस इन 2012, अगर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2012 से क्राइसिस में महसूस कर रही है तो इसके लिए आप किसी ट्रेड एग्रीमेंट को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये सब ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से हो रहा है, बल्कि ये पॉलिसी एरर इन्फ्लिक्टेड है। जो उस समय की गवर्नमेंट थी, मनमोहन गवर्नमेंट, उसकी पॉलिसी की कमियां हैं, न कि एग्रीमेंट की कमियां हैं। उसने जो पॉलिसी बनाई उसमें कुछ गलती थी और आगे उस चीज़ को आगे बढ़ाया मोदी गवर्नमेंट ने। जो पॉलिसी बनी थी ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, उसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो क्राइसिस आई उसको दूसरी गवर्नमेंट जो आई उसे और आगे बढ़ाई। तो चीज़ों को सुधरने नहीं दिया गया, चीज़ें जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसे और बिगड़ने दिया गया। अब क्या हुआ, 2006 से लेके 2012 के बीच में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो था ग्रोथ था वो एवरेज था 9.5% पर ईयर। एक साल में 9.5% के रेट से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ कर रहा था। इंडिया का मार्केट उस समय ओपन हो गया था, अपने पिक पे था ओपननेस की, हमारा मार्केट पूरी तरह से खुला हुआ था वर्ल्ड के लिए।
उस समय देखिए क्या हुआ, मार्केट खुले होने के बाद भी हमारा ग्रोथ बहुत ही हाई था। यहाँ तक कि वो एक ऐसा टाइम था जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, यानी उनकी इनकम डबल हुई थी, उनकी इनकम ज़्यादा हो रही थी, वो ज़्यादा पैसे कमा पा रहे थे। सबसे ज़्यादा लोग उसी समय में गरीबी रेखा से ऊपर आए थे इंडिया में। तो ये वो समय था जब हमारे मार्केट का जो ट्रेड था पूरी तरह से खुला हुआ था, लोगों का सबसे पीक पे था उस समय। ये 2006 से 2012 की बात हो रही है। अच्छा, उसके ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 ईयर्स में क्या हो जाता है अचानक कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी ग्रोथ है वो डिक्लाइन होने लगती है 7.4%। डिक्लाइन होकर 7.4% हो जाती है। जो पहले 9.5% पर ईयर चल रही थी वो 7.4% हो जाती है। अब इसमें और जो चीज़ें ऐड होती है वो क्या होती हैं, उसमें फेज ऑफ करप्शन स्कैंडल, उसमें करप्शन हो जाता है, करप्शन के बड़े बड़े घोटाले होने लगते हैं। उस समय बहुत बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं। उसमें सेवर बैंकिंग क्राइसिस हो जाती है, उसी समय बैंकिंग क्राइसिस होती है। फिर डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, रही सही कसर उसको बैडली डिज़ाइन जीएसटी कर देती है, यानी जो जीएसटी को आनन फानन में हमने लागू कर दिया बिना उसको सही से प्लान किए हुए, वो उसकी रही सही कसर पूरी कर देती है। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से जीएसटी के आते आते बर्बाद हो जाता है। अब इसको क्या बोलोगे, नन ऑफ विच वेयर कंसिक्वेंसेस ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें से कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट का कंसिक्वेंसेस नहीं था। जो भी चीज़ें घटी हैं आप ये नहीं बोल सकते कि ये सब इसलिए घटी है क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। तो राइटर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी जयशंकर जी ने बोला कि हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से या ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से, जो गलत ट्रेड एग्रीमेंट था उस वजह से हमारे ग्रोथ पे फ़र्क पड़ रहा है, पूरी तरह से गलत है। इसमें आप अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, न कि ट्रेड एग्रीमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। आप ट्रेड एग्रीमेंट के बहाने अपनी कमियों को नहीं छुपा सकते। अब देखिए आगे क्या हो रहा है कि ये जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई चटर्जी और सुब्रमण्यम के द्वारा, इन्होंने बोला था कि अगर ओपननेस होता ट्रेड का तो कोविड-19 के बाद सबसे ज़्यादा जो जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट को वो यही होता, ओपननेस ट्रेड का। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे होते या मार्केट हमारा पूरी तरह से खुला होता तो उस समय कोविड-19 के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, हम जनरेट कर पाते। और अब कंडीशन ऐसी है कि अगर हम अपने मार्केट को क्लोज रख रहे हैं तो जो हमारे बाकी के फाइनेंशियल पोजीशन है, हाउस होल्ड के हैं या गवर्नमेंट के हैं, बैंकिंग सेक्टर की, वो बहुत ही वीक है, वो इकोनॉमी को सपोर्ट करने की हालत में नहीं है। तो आप इन चीज़ों से इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई सपोर्ट देता तो आपका ट्रेड मार्केट ही देता। अगर आप ट्रेड को ओपन करके रखते तो आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता और आप बेहतर कंडीशन में होते, जो आप नहीं हो अभी, हर तरफ से ट्रेड को ब्लॉक करके। अब आगे देखिए, आफ्टर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ कि दे कैलकुलेटेड दैट आफ्टर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो जो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं कि चाइना ने उस समय 140 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। जब 2008 का ग्लोबल क्राइसिस हुआ था उस समय भी चाइना ने 140 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था अनस्किल्ड लेबर के फील्ड में। अनस्किल्ड लेबर के फील्ड में उसने इतना बड़ा एक्सपोर्ट किया। उसमें उसने क्या बेचे, ज्वेलरी बेचे, कपड़े बेचे, उसमें लेदर के सामान बेचे, फुटवेयर बेचे, यानी चप्पलें बेची, चप्पल जूता बेचा। ये सब बेच के उसने 140 बिलियन कमाया था और हमने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। हमने 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था, जबकि हमारे पास अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम इस फील्ड में उस चीज़ को मिस कर गए जिसे चाइना ने यूज़ कर लिया। तो हम चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए। हम ये नहीं बोल सकते कि चाइना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डंप कर देगा, ये तो एक एक्सक्यूज़ है। बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि हम उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप ही नहीं किया, हमने उसे कभी डेवलप ही नहीं होने दिया। हमने अपने प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किया, उसके बाद सर्विस सेक्टर को डेवलप किया, और सर्विस सेक्टर को डेवलप करने में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। सर्विस सेक्टर को हम इंडिविजुअली डेवलप कर रहे हैं, हमारे लोग डेवलप कर रहे हैं अपने तरीके से। तो अब उस पर अगर गवर्नमेंट अपना सीना चौड़ा करे कि सर्विस सेक्टर हमारा बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, उसमें तो पब्लिक का रोल है ना।
तो इसी चीज़ों को ब्लेम कर रही हैं कि उस टाइम को आपने मिस कर दिया जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिस समय चाइना ने 140 बिलियन के सामान भेज दिए। आपने क्या किया उस समय? आपका एक्सपोर्ट उस समय कितना था? 60 बिलियन का था। लो स्किल जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 60 बिलियन का था। वो भी तब होता जब हम अपने जो इंटरनल प्रॉब्लम थी उसे रिजॉल्व कर लेते। तब हम अपने इंटरनल इश्यूज़ को ही ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 60 बिलियन से भी कम हो गया था अनस्किल्ड लेबर का, जो हम और बढ़ा सकते थे। अगर मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट चैलेंज की बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो शायद वो बोल रहे हैं कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर लेते बढ़िया से, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट की जो इश्यूज़ थी वो तो अपने आप ख़त्म हो जाती। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिलते, लेकिन हमने उसे डेवलप ही नहीं किया, हम उसे डेवलप ही नहीं होने दे रहे। तो इस तरह का एक्सक्यूज़ लेना कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट का इशू आया है, ये पूरी तरह से गलत है। और एक चीज़ आगे जोड़ रही हैं कि जो हमारी जो कमियां रही है, हम ट्रेड एग्रीमेंट में अपनी बातों को ठीक से निगोशिएट नहीं करा पा रहे हैं। ये इसमें किसकी गलती है? इसमें टोटली हमारी गलती है। हमने सही से अपनी बातों को नहीं रखा, हमने सही से निगोशिएशन नहीं किया। जब अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है आसियान कंट्रीज़ का, जिसमें 15 कंट्री है और उन्होंने मिलकर रिसेप साइन किया है, उसमें हम भी होते, हम उससे बाहर निकल गए। हम उससे बाहर क्यों निकल गए? क्योंकि हमने अपनी बातों को सही से रखा नहीं। उन्होंने अपने गुड्स के लिए उसमें प्रोविज़न तो डाल लिया, लेकिन सर्विस सेक्टर के लिए उन्होंने कुछ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि शायद हमने अपनी बातों को स्ट्रांगली नहीं रखा। अगर हम अपनी बातों को स्ट्रांगली रखते और ढंग से बार्गेनिंग करते, तो सर्विस सेक्टर के लिए भी उसमें प्रोविज़न होता, जैसा कि गुड्स के लिए, क्योंकि उनको हमारा मार्केट चाहिए। आज भी रिसेप की जो कंट्री है, जो उनका एग्रीमेंट हुआ, उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है कि इंडिया जब भी चाहे इसमें आके ज्वाइन कर सकता है, और ज्वाइन करेगा तो एक सिग्नेटरी मेंबर की तरह ज्वाइन करेगा। तो आपके लिए इतना बड़ा प्रोविज़न उन्होंने अभी भी खुला रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि रिसेप तभी सक्सेस होगा जब इंडिया उसमें शामिल होगा। इंडिया के बिना रिसेप अधूरा है। ये केवल वन साइडेड है, उसमें केवल चाइना होगा जो सिर्फ उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग है जो हद से ज़्यादा है, और वो सिर्फ डंप करता रहेगा दूसरे देशों में। दूसरे देशों के पास उतना कुछ है नहीं जो है, और उनके लिए जो सबसे बेहतर मार्केट है वो इंडिया है, और इंडिया उससे बाहर है। तो वो चाहते हैं कि इंडिया ज्वाइन करे। अब ये हमारी गलती थी कि हमने सही से निगोशिएशन नहीं किया और सही से उनको समझाया नहीं अपनी बातें, कि हम रिसेप को ज्वाइन तब करेंगे जब हमें फ़ायदा होगा। अगर हमें फ़ायदा नहीं होगा तो हम क्यों ज्वाइन करेंगे? आप हमें सर्विस सेक्टर के लिए जगह खोलो, तब हम उसको ज्वाइन करते हैं। अगर हम इस चीज़ों को सही से समझा पाते तो शायद हम रिसेप के मेंबर होते आज। तो राइटर ये बोले कि जो ट्रेड का निगोशिएशन किया गया वो बहुत ही एवर श्रिंकिंग रोल हमारा प्ले हुआ वहाँ पे, यानी बहुत ही हमारा नैरो रोल था वहाँ पे। हमने सही से अपना रोल प्ले नहीं किया, इस वजह से हम उसे अपने जो हमारा रोल था वहाँ पे, जो हमें अपनी बातें रखनी थी, जो आर्गुमेंट करना, तो हम सही से नहीं कर पाए और हम बाहर हो गए। अब आगे क्या है कि एक बोल रही है कि अगर आप चाहो तो ट्रेड ओपननेस वर्सेस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसमें आप डिबेट कर सकते हो कि ट्रेड को ओपननेस करना है या इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन के तौर पे रखना है। इसमें आप चाहो तो एक पॉलिसी बना के इस पर डिबेट करो, और डिबेट करके एक पॉलिसी बना सकते हो। एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी इन चीज़ों को देखना होगा कि हमने क्या किया है। इंडिया का जो अपना प्री 1991 एक्सपीरियंस रहा है वो इन्फीरियर रहा है। हमने कभी भी इसमें आगे बढ़ के चीज़ों को नहीं देखी, हमने चीज़ों को बहुत ही कम करके आ गए। लो क्वालिटी के हमारे प्रोडक्ट रहे हैं। एक तरफ हमने लो क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए, दूसरी तरफ हमारी लो ग्रोथ रेट रही है। हमारी जो ग्रोथ रेट रही है वो भी बहुत ही कम रही है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना, हम जो पॉलिसी बना रहे हैं हमें इस चीज़ों पे ध्यान देना है कि हम किस तरह से हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएं और उसको ढंग से बना के ढंग से मार्केट में बेचने की कोशिश करें। तो हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान देना है, ना कि सर्विस सेक्टर पे। वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, और उसमें आप लोग क्या कर रहे हो? उसमें पॉलिसी का कोई खास रोल नहीं होता सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर इंडिविजुअल लोगों की देन है। इंडिविजुअल इंडियन अपने लेवल पे कर रहा है सर्विस सेक्टर को डेवलप। तो जो आप कर सकते हो उसको आपको डेवलप करना है। हम बात करते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, हम बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच हम अच्छा कर रहे हैं? क्या सचमुच आज की डेट में इंडिया में बिजनेस करना उतना आसान है जितना हम सोच रहे हैं?
शायद नहीं। आप एक बार बिजनेस करने की कोशिश करो, फिर देखो कितने सारे हर्डल्स आ रहे हैं। तो आज भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम उतने महारत हासिल हम नहीं कर पाए जितना हम सोचते हैं। ये कहने के लिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस की, लेकिन आज भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हर जगह करप्शन है, हर जगह प्रॉब्लम है, जगह जगह पे प्रॉब्लम होती है। एक बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो जो कर रहा है उससे पूछिए, वो बताएगा आपको। हर जगह जगह उसे प्रॉब्लम आ रही है। तो आज भी हमने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप नहीं कर ली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। अब आगे देखिए, इसका जो ग्रेट एग्जाम्पल है रिस्पॉन्सिबल ग्लोबलाइजेशन का, कैन सॉल्व प्रॉब्लम आर द मल्टीपल कोविड वैक्सीन्स बीइंग रिलीज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हैं कि ग्लोबलाइजेशन के फेवर में, कि ग्लोबलाइजेशन की ही देन है, जिसकी वजह से आज इतनी सारी प्रॉब्लम होते हुए भी बहुत सारी वैक्सीन्स जो है मार्केट में रेडी हैं पूरे वर्ल्ड में। इसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ कि आज भी बहुत सारी कोविड की वैक्सीन बन चुकी है। यहाँ तक कि मॉडर्ना और फाइज़र के बारे में कल ही हमने एडिटोरियल में डिस्कशन किया था कि मॉडर्ना और फाइज़र रेडी हो चुकी हैं, वो फाइनल अप्रूवल के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिए। जैसे उन्हें अप्रूवल मिलेगा वो मार्केट में उतार देंगे। और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो भी लगभग जो क्रिसमस आएगा, क्रिसमस तक अपना रिज़ल्ट दे देगी, यानी फाइनल स्टेज का जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश कर देगी। उसके बाद वो भी अप्लाई कर देगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो वैक्सीन रेडी है और बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड में मिलने लगेगी, कि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो एक ही देश में वो रह पाती और किसी को पता तक नहीं चलता। यहाँ तक कि अब ऑक्सफोर्ड कहीं और बन रही है, लेकिन वैक्सीन हमारे यहाँ मिलने वाली है। हम बोल रहे हैं कि फरवरी तक हम वैक्सीन, जो हमारे सबसे ज़रूरी लोग हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए, यानी क्या बोलते हैं, जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में है, और उनको हम प्रोवाइड कर देंगे और अप्रैल तक हम सबको दे देंगे। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? वैक्सीन तो हम बना रहे ही नहीं, वैक्सीन कोई और बना रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं हम कर पाएँ। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो आप ग्लोबलाइजेशन पे ब्लेम नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं, जबकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीज़ें बन रही हैं। दे आर इन फैक्ट इंडियाज़ ओनली होप ऑफ सेफ गार्डिंग द पॉपुलेशन। तो ये एक कारण है कि जिसकी वजह से हम अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। इस वैक्सीन को, अगर ये वैक्सीन पूरी तरह से आ गई तो हमारे ऊपर जो बहुत बड़ी मुसीबत कोविड की आई है, इससे हम अपनी पॉपुलेशन को सेव कर पाएंगे। अब आगे है कि ग्लोबलाइजेशन को आप देखो, ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, तो आप इसी समय में इस तरह के ट्रेड की बातें कर रहे हो, ट्रेड ओपननेस के ऊपर आप कमेंट्स कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कमेंट कर रहे हो, उस समय जब हम कि कोविड से जूझ रहे हैं और हमें मेडिसिन दूसरे देशों से ही मिलने वाली है। तो ये जो पुअर टाइमिंग हमने चुनी है कि ट्रेड ओपननेस के बारे में या ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करने की, टाइमिंग सही नहीं थी। इस टाइम में हमें ये डिस्कशन नहीं करना चाहिए था। अभी हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट की बात करनी चाहिए थी। उसके लिए हमें इस तरह की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इस तरह के एग्रीमेंट में हमें घुसना चाहिए था, ताकि हम थोड़े बहुत एम्प्लॉयमेंट और जनरेट कर पाएँ जो हमारे पास है। हमने जो टाइम चुनी है क्रिटिसाइज़ करने की ट्रेड ओपननेस को या ग्लोबलाइजेशन को, ये टाइमिंग बहुत ही पुअर है, यानी बहुत ही गलत टाइमिंग पे हमें ये चुनी है। हमें इस समय इसको नहीं चुनना चाहिए था, ऐसा बोल रहे हैं। अब आगे क्या हुआ? ये जो चीज़ें हो रही हैं, इससे बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। चीज़ें काफ़ी miss the point of it completely, but it explain it way as a poor reached or badly taught would be to miss the point of it completely। ये जो चीज़ें पुअरली हमने रिसर्च की है या जो हमने गलत तरीके से बात की है, इससे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म होने वाली हैं। अभी ट्रेड की बात, जो एंटी ट्रेड की बात हो रही है, इसे पॉलिटिकल तौर पे देखा जा सकता है, राइट और लेफ्ट करके बोला जा सकता है, लेकिन हमारे इकोनॉमिक के हिसाब से ये चीज़ें हमें बर्बाद कर रही हैं। तो एंटी ट्रेड की बात करना अभी बेवकूफ़ी थी। अभी हमें इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए था। अभी हमें पूरी तरह से ट्रेड की बात करना चाहिए था, ट्रेड वार इस टाइप की सिचुएशन से बचना चाहिए था, और हमें एक दूसरे पे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें ट्रेड एग्रीमेंट पे ब्लेम नहीं करना चाहिए था। हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में अभी सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम
जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी की का ही एरर है, हम उसकी पॉलिसी में एरर ला रहे हैं। जबकि प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी थी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आ गया और एक्सपोर्ट करो, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो अगर आप ट्रेड ही नहीं करोगे तो आत्मनिर्भर कैसे बनोगे? क्या सारी चीज़ें बना के अपने यहाँ खपत कर पाओगे? ये संभव नहीं है। जो चीज़ें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको बेचना पड़ेगा। तो जब आप ट्रेड नहीं करोगे दूसरे से तो कितना आप एक्सपोर्ट कर पाओगे? और एक्सपोर्ट आप करोगे किसको जब आप किसी के साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे हो? तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, हो सकता है कभी कभी आप को इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, लेकिन वो आपको देखना है, आपके इंटरनल इश्यूज आप उसे डेवलप करो ना। अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाओ इंटरनली। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि इंपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दो तब आप एक्सपोर्ट करो। तो जिस देश से आप इंपोर्ट बंद करोगे वो देश आपसे एक्सपोर्ट क्यों करेगा? उस देश को आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाओगे। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ब्लेम करना ये गलत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देना ये पूरी तरह से गलत है। इस तरह का ब्लेम नहीं करना चाहिए, इससे चीज़ें और बिगड़ेंगी। इंडिया ने जो स्विच किया था स्ट्रॉन्ग रुपीज़ पॉलिसी पे, इस वजह जो उनका कैंपेन हुआ था 2014 के इलेक्शन का, उसमें इंडिया ने इस तरह से बोला था कि हम स्ट्रॉन्ग रुपीज़ पे फोकस करेंगे, हमारा पूरा ध्यान स्ट्रॉन्ग रुपीज़ पे होगा। इस वजह से भी जो गुड्स और सर्विस का जो इम्पोर्ट हुआ है उस पर फ़र्क पड़ा है, और इम्पोर्ट कम होने की वजह से जो हमारे पुअर लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, उन्हें ज़्यादा नुकसान हुआ है, न कि धनी लोगों को। धनी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप इम्पोर्ट करो या मत करो, या महंगा करो सस्ता करो, जैसे करोगे वो अपने लिए चीज़ें खरीद लेंगे क्योंकि उनके पास है उस तरह की इनकम। लेकिन जो गरीब लोग हैं उन पर फ़र्क पड़ा। जो चीज़ें सस्ती आ रही थी हमारे यहाँ, हमें वो महंगी खरीदनी पड़ रही हैं। अगर हमें 5 रुपये में कोई चीज़ मिल रही थी जो बाहर से आ रही थी, अब वो हमें हमारी कंपनी से 10 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, जो कि हमें बहुत महंगी मिल रही है। आखिर हम महंगी क्यों खरीदे जब हमें वो सस्ती मिल जा रही थी? तो जो ये लो इनकम के लोग थे इन्हें बहुत नुकसान हुआ है इस वजह से। और एक चीज़ हुआ है कि ये जो कम्पिटिटिवनेस था वो भी कम हुआ है। जो कंपटीशन की भावना थी ये घटी है। ये किस लिए घटी है? क्योंकि हमें लगता है कि अब जो हमारे पास है वही है, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जबकि बाहर से चीज़ें आ रही थी तो यहाँ के लोगों को टेंशन हो रही थी कि हमें उस कंपटीशन में आना है और उस कंपटीशन में चीज़ों को रखें। जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था या जब हमने अपनी मार्केट को खोला था तो दिमाग में ये बातें आई थी कि हमारे लोगों में कंपटीशन की भावना आएगी। वो कंपटीशन में के हिसाब से चलेंगे, वो देखेंगे कि बाहर से चीज़ें इतनी सस्ती आ रही है तो हमें भी इतनी सस्ती बनानी चाहिए, और वो बनाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हम उसमें सर्वाइव करना सीख लेंगे। लेकिन चीज़ें शायद उतनी अच्छी नहीं हो पाई, इस वजह से हमें फिर से स्ट्रेट से बाहर निकलना पड़ रहा है। हम अपनी मार्केट को धीरे धीरे क्लोज़ कर रहे हैं, और आज हालत ये हुई कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो राइटर बोल रहे हैं कि इसकी वजह से भी हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान हुआ है। जो कम्पिटिटिवनेस की भावना थी ये भी कम हुई है, क्योंकि हम इस तरह के एग्रीमेंट से बाहर निकल के आ रहे हैं। अब इसका डिसएडवांटेज इंडिया का क्या हुआ कि एक्सपोर्ट जो होगा उसको भी लंबे टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो क्यों स्ट्रगल करना पड़ेगा? क्योंकि उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होगा वो बहुत हाई हो जाएगा, और जो दूसरे कॉस्ट होंगे वो भी बहुत हाई हो जाएंगे। इस तरह से एक एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, हमारे एक्सपोर्ट पे भी एक एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही महंगी हो जाएंगी। जो चीज़ हम सस्ती खरीद के दूसरे देशों से लाके अपने यहाँ चीज़ें बना के बेचते थे, जैसे मेडिसिन की फील्ड में ले लो, हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स खरीद के चाइना से लाते थे और अपने यहाँ मेडिसिन बना के उसको दूसरे देशों को सप्लाई कर देते थे। अब वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जब हमें जो रॉ मटेरियल्स हैं वो नहीं मिलेंगे तो हम अपने यहाँ उसे बनाना शुरू करेंगे, अपने यहाँ बनाएंगे तो महंगा मिलेगा हमें। जब महंगा मिलेगा तो मेडिसिन महंगी हो जाएगी, जब महंगी मेडिसिन हो जाएगी तो दूसरे देश क्यों खरीदेंगे? वो हमारी मेडिसिन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ती है उनको, अब उन्हें वो महंगी मिलेगी तो वो नहीं खरीदेंगे। तो इन सब चीज़ों का जो है लंबे टाइम तक हमें फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, क्योंकि अचानक चीज़ें बंद करके हम अपने यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना सकते। मैन्युफैक्चरिंग हब बनते बनता और वो 2 दिन में तैयार नहीं होने वाला। तो आप चीज़ें बंद करके 2 दिन में इन सब चीज़ों को नहीं डेवलप कर सकते। तो इस तरह से एक ओवर बर्डन आपके ऊपर आने वाला है। तो इस तरह से इस आर्टिकल को इस बात कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, और ओवरऑल ये रहा कि आप
को किसी भी एग्रीमेंट से बाहर निकलने से पहले सोचना चाहिए, स्पेशली जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में एग्रीमेंट हो रहे हैं उससे आपको पूरी तरह से बाहर नहीं निकलना है। और अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहीं हो रहा है और आप उस मार्केट को मिस कर रहे हैं तो इससे हम बहुत सारी चीज़ों को भी मिस कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को हम ज़रूर बचा ले रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम मिस भी कर रहे हैं। तो हमें वो मिस नहीं करना चाहिए, हमें उसमें बने रहना चाहिए। हाँ, हमें अपनी बातों को ढंग से रखना चाहिए, हमें निगोशिएशन करना चाहिए, निगोशिएशन करके चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। हमें अपनी बातों को रखना चाहिए, अपनी ज़रूरी चीज़ों को उन्हें बताना चाहिए कि हम इस मार्केट में रहेंगे लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं वो आपको माननी होगी। अगर हम अपनी बातों को ढंग से रखेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत है, जब तक हम इसकी ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे इस मार्केट में क्यों रहेगा, तो वो हमारी बातों को ज़रूर मानेंगे। तो इन्हीं के साथ इस आर्टिकल को कंक्लूड करते हैं इन सब बातों के साथ कि अब देखते हैं आगे हमारी पॉलिसी क्या होती है, हम कैसे फिर से अपने एक्सपोर्ट को बेहतर कर पाते हैं ताकि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे और भी इश्यूज़ आ रहे हैं, उन सब इश्यूज़ को हम दूर कर पाएँ और अपने यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ा पाएँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ और जो जिस हिसाब से कोविड ने हमें परेशान किया उससे हम बाहर निकल के फिर से स्ट्रांग बन के जो 5 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है उसे पूरा कर पाएँ। तो इसी के साथ इसे ख़त्म करते हैं, कल फिर से एक नए आर्टिकल के साथ आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।